तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर जो कि है वास्तविक संख्याएं। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले पहले हमें, जैसे चैप्टर का नाम हमें पता है कि वास्तविक संख्याएं हैं, लेकिन चैप्टर को जानने से पहले हम ये सीखेंगे कि जो संख्याएं होती हैं, संख्याएं पूरी दुनिया में कितनी होती हैं और किस तरीके से वर्क करती हैं। तो संख्याओं के बारे में ही हम आज जानेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहली जो संख्या होती है ना उसे बोलते हैं प्राकृत संख्या। सबसे पहली जो संख्या होती है उसको बोलते हैं प्राकृत संख्या, या फिर इसे हम क्या बोल सकते हैं, प्राकृतिक संख्याएं भी बोल सकते हैं। प्राकृत संख्याएं या फिर प्राकृतिक संख्याएं भी बोल सकते हैं। ठीक है, जो प्राकृत संख्याएं होती हैं वो 1 से स्टार्ट होती हैं और 1 2 3 4 ऐसी 1 2 3 4 5 और लास्ट तक चलती रहती है। ठीक है, देखो संख्याएं जो होती है ना, संख्याएं दो तरीके से होती हैं। जितने भी हम संख्याओं के रूप पढ़ेंगे अभी आगे, उन संख्याओं में दो तरह की संख्या होती है स्पेशली। एक होती है प्लस की संख्या और एक होती है माइनस की संख्या। प्लस की संख्या को हिंदी में बोलते हैं धनात्मक संख्याएं और माइनस को बोलते हैं ऋणात्मक संख्याएं। प्लस की संख्या क्या होती है, धनात्मक संख्याएं, और माइनस की जो होती है वो होती है ऋणात्मक संख्याएं। तो सारी की जो संख्या है वो इन्हीं दोनों प्लस माइनस की संख्याओं पर चलती है, धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं पर ही चलती है। ठीक है, देखो सबसे पहली जो टाइप है संख्याओं में वो है प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्या कैसे होती है, जो 1 से स्टार्ट हो, 2 3 4 और सारी की सारी जो प्लस की संख्याएं हैं, धनात्मक जो संख्या है वो आगे तक चलती रहे। ठीक है, दूसरी संख्या है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याएं, देखो पूर्ण संख्याएं ऐसी संख्या होती हैं जो 0 से स्टार्ट हो, जो 0 से शुरू हो, 0 1 2 3 और लास्ट तक चलती रहे। मतलब जितनी भी प्लस की संख्याएं होती है वो सारी के सारी क्या होती है, पूर्ण संख्याएं, लेकिन पूरी हो। पूर्ण का मतलब क्या है, वो अपने आप में क्या हो, कंप्लीट हो। कंप्लीट का मतलब है कि ये जैसे पॉइंट में ना हो, फ्रैक्शन में ना हो, ठीक है, इस तरीके की संख्या ना हो, बिल्कुल एग्जैक्ट संख्या हो। जब एग्जैक्ट संख्या होगी तो उसे बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। ठीक है, तो पूर्ण संख्या होती है जो 0 से स्टार्ट हो और प्लस की संख्याएं हो सारी जो है लास्ट तक चलती रहे। प्राकृत संख्याएं और पूर्ण संख्या में अंतर सिर्फ इतना होता है कि प्राकृत संख्या जो होती है वो 1 से स्टार्ट होती हैं और जो पूर्ण संख्या जो होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। बस इन दोनों में बेसिक डिफरेंस, बेसिक जो अंतर है वो इतना है। तीसरी संख्या है पूर्णांक। पूर्णांक संख्या, देखो पूर्ण संख्याओं और पूर्णांक संख्याओं में सिर्फ इतना अंतर है कि जो पूर्ण संख्या होती है उसमें सारी जो संख्या होती है प्लस की होती है, लेकिन जो पूर्णांक है मतलब एक पूरा अंक जो है, इसका मतलब क्या है, पूर्णांक का मतलब पूर्ण अंक। पूर्ण अंक जो अपने आप में क्या हो, एक पूर्ण अंक हो, लेकिन साइन पे डिपेंडेंसी ना हो, साइन पे निर्भरता नहीं हो। तो इसमें पूर्ण अंक का मतलब है इसमें सारी धनात्मक संख्या भी हो और ऋणात्मक संख्या भी हो, प्लस की संख्याएं भी हो और माइनस की संख्याएं भी हो, तो उसको बोलते हैं पूर्णांक संख्याएं। जैसे जैसे मैंने बीच में यहाँ पे 0 लिखा, इस साइड सारी मैंने लिखी प्लस की संख्याएं मतलब धनात्मक संख्याएं, इस साइड सारी हमने लिखी माइनस की संख्याएं यानी ऋणात्मक संख्या लिखी। तो इसमें क्या होता है, इसमें सारी जितनी भी प्लस की संख्याएं होती हैं और माइनस की संख्या होती है वो सारी की सारी इसके अंदर होती है, पूर्णांक संख्याओं के अंदर, प्लस की भी और माइनस की भी। ठीक है, पूर्ण का मतलब हमें पता ही है, जब पूरा एक अंक हो मतलब ना तो उसमें कोई पॉइंट में संख्या हो, ना ही कोई भिन्न में हो, ना ही कोई बटे में संख्या हो, तो सारी की सारी क्या होती है, पूर्णांक संख्याएं। ठीक है, जिसमें प्लस की संख्याएं भी और माइनस की संख्याएं भी। अगली संख्या की अगर हम बात करें तो उसे बोलते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, देखो परिमेय संख्या का मतलब है, पहला इसका मीनिंग ये है परिमेय संख्याओं का। परिमेय संख्याओं में जितने भी हमने पूर्णांक पढ़े, पहला जितने भी पूर्णांक होते हैं वो सारी की सारी जो संख्या होती है वो अपने आप में पूर्णांक, वो अपने आप में क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। जितने भी पूर्णांक होते हैं मतलब जितनी भी प्लस माइनस की संख्या है पूरी पूरी, वो क्या होती है, एक परिमेय संख्याएं भी होती हैं। लेकिन इसका अपना एक अलग जो विशेषता है, अपनी अलग जो एक क्वालिटी है इसकी परिमेय संख्या की, वो ये होती है कि जितनी भी संख्याएं P बटे Q के रूप में होती हैं, जितनी भी संख्या किसके रूप में होती है, P बटे Q के रूप में। P बटे Q का यहाँ पे मतलब ये है कि P और Q से कहने का मतलब ये है कि P का मतलब है अंश और Q का मतलब है हर, और जब अंश और हर में कोई संख्या होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक भिन्न। क्या बोलते हैं उसे, भिन्न, या फिर इंग्लिश में बात करूं तो फ्रैक्शन। तो अंश बटे में हर क्या होता है, एक भिन्न होता है।
तो जितनी भी एक भिन्न होती हैं, जितनी भी एक बटे में संख्या होती है, वो सारी की सारी भी परिमेय संख्या होती है। लेकिन तब जब जो अंश है, अंश की जो वैल्यू है वो 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। अंश जो सॉरी जो हर है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जो q है वो 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। अगर q 0 नहीं है तो सभी संख्याएं क्या होती है, एक परिमेय संख्या होती है। तो जितनी भी बटे वाली संख्या होती है, जितनी भी भिन्न होती हैं, चाहे वो प्लस में हो या फिर माइनस में हो, वो सारी की सारी संख्याएं क्या होती हैं, अपने आप में परिमेय संख्या होती हैं। जैसे अगर मैं लिखूं 3/2 कुछ भी, 2/4, 1/5, -2/5, तो चाहे वो प्लस की संख्या लिखी हो या फिर माइनस की संख्या लिखी हो, वो सारी की सारी अपने आप में क्या होती है, परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या में दो चीजें हमने सीखी। पहली चीज, जितनी भी बटे में संख्या होती है वो सारी की सारी क्या होती है, बटे में जितनी भी संख्या होती है वो सारी की सारी परिमेय संख्या होती है, बशर्ते इसमें q की जगह पे 0 नहीं होना चाहिए। q की जगह पे अगर 0 होगा तो वो एक परिमेय संख्या नहीं हो पाएगी। ठीक है, q के अलावा अगर q की जगह पे 0 नहीं है, बाकी कोई भी संख्या 0 को छोड़ के, तो वो सभी संख्याएं क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। देखो, तो अब हम जानेंगे तो पूर्णांक परिमेय संख्या कैसे हुआ, क्योंकि हमने सीखा कि परिमेय संख्या कैसे होती है, बटे के रूप में जितनी भी संख्या होती है वो अपने आप में परिमेय संख्या होती है। पूर्णांक इसलिए हुआ, जैसे हमने पूर्णांक हमने ये सब लिखे 1, 2, 3, -1, कुछ भी, ये सारी संख्या होती है, ये अपने आप में क्या होती है, पूर्णांक। देखो, अगर हम किसी संख्या को सिंपल ऐसे लिखें या फिर आपको ये याद रखना होगा कि कोई भी संख्या अगर ऐसे लिखी है तो उसके अपोन में एक हमेशा लिखा होता है, उसके अपोन में एक हमेशा लिखा होता है, चाहे हम लिखें या फिर नहीं लिखें। क्योंकि यहाँ पे लिखा नहीं है तो इसका मतलब ये अंडरस्टूड है, ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि ये इसमें शामिल है, एक हमेशा इसके नीचे होता है। जब एक नीचे है तो ये क्या हो गई, एक भिन्न बन गई, जिसमें नीचे 0 तो है नहीं, 0 के अलावा कुछ भी हो तो वो क्या बन जाती है, एक परिमेय संख्या। इसलिए जितने भी पूर्णांक होते हैं वो सारे के सारे अपने आप में क्या होती हैं, परिमेय संख्या होती हैं। समझ आया परिमेय संख्या तक? चलो मैं इसको एक बार रफ करता हूं, ठीक है, फिर देखो आगे। देखो, परिमेय संख्या के बाद अगर मैं बात करूं अगली संख्या की, तो अगली संख्या होती है परिमेय संख्या के बाद, वो है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, देखो अपरिमेय संख्याओं का मतलब है ऐसी संख्या, जैसे इसके नाम में ही ना अपरिमेय, इसका मतलब है ऐसी संख्या जो परिमेय ना हो, अपरिमेय हो, जो परिमेय नहीं हो, वो सारी के सारी अपरिमेय संख्या होती है। लेकिन पता कैसे चलेगा कि अपरिमेय संख्याएं कौन सी है? तो हमने एक 9th क्लास में एक साइन पढ़ा हुआ, 9th में भी और 8th में भी। ये साइन किसका था? वर्गमूल का या फिर घनमूल का। ये ध्यान रखना कि वर्गमूल के अंदर मतलब किसी भी संख्या, कोई भी संख्या अगर वर्गमूल के अंदर लिखी हुई है, वर्गमूल के अंदर लिखी हुई है, तो वो सारी की सारी संख्या क्या होती हैं, अपरिमेय संख्या होती है। कोई सी भी संख्या अगर वर्गमूल के अंदर लिखी हुई है तो वो सारी की सारी संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। लेकिन अगर इसमें कोई भी संख्या अगर वर्गमूल के अंदर ऐसी हो जो एक पूर्ण वर्ग संख्या हो, जो क्या हो, एक पूर्ण वर्ग संख्या हो, अगर कोई सी भी संख्या वर्गमूल के अंदर एक पूर्ण वर्ग बना रही है तो वो संख्या अपरिमेय संख्या नहीं होती। देखो, पूर्ण वर्ग का मतलब होता है कि कोई सी भी ऐसी संख्या, जैसे मैंने लिखा 4, कोई सी भी ऐसी संख्या जिसके लिए हमारे पास एक ऐसा कोई नंबर हो कि उसको उसी से गुणा करने पे ये वाली संख्या आ जाए। 4 के लिए हमारे पास कोई ऐसी संख्या कि उस संख्या को उसी से गुणा करने पर 4 आ जाए। अगर ऐसी कोई संख्या है हमारे पास तो उस संख्या को बोलते हैं पूर्ण वर्ग संख्या। जैसे मुझे पता है कि 4 के लिए हमें पता है कि 2 गुणा 2 कितना होता है, 4 होता है। तो उसी संख्या को उसी से गुणा करने पर, 2 को 2 से गुणा करने पे कितना आया, 4। अगर ऐसी कोई संख्या मिल जाए तो ऐसी संख्या को क्या बोलते हैं, पूर्ण वर्ग संख्या। तो जितनी भी पूर्ण वर्ग संख्या होती हैं वो सारी की सारी अपरिमेय संख्या नहीं होती। क्यों नहीं होती? देखो, जैसे 4 हमारे पास लिखा है ना, मैंने 4 को ऐसे लिखा, 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणा 2, इसके ऊपर घात अगर कुछ नहीं तो हम 1 लिख सकते हैं। अब आपको ये ध्यान रखा होगा, शायद आपको पता भी होगा कि जब भी हम गुणा में अगर सेम संख्या लिखे, जैसे 2 और 2 ये सेम संख्या है, इसका मतलब इनका जो बेस है, इनकी जो आधार है वो सेम है। अगर आधार सेम होता है तो इनकी जो घातें होती हैं वो जुड़ जाती हैं मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 और ये जब घातें जुड़ेंगी 1 और 1 कितना हो गया, 2, तो 2 की पावर 2। इससे क्या होगा, इस वर्ग से ये वर्गमूल कट जाता है, इस वर्ग से क्या होता है, वर्गमूल कट जाता है। तो आंसर क्या बचा हमारे पास, 2। अब क्या इसके साथ वर्गमूल है? नहीं, इसके साथ क्या हुआ, वर्गमूल कैंसिल हो गया। जब वर्गमूल कैंसिल हो ही गया तो ये अपरिमेय संख्या हो ही नहीं सकती, है ना। तो ये वापस किस में कन्वर्ट हो गई, ये वापस बन जाती है परिमेय संख्या। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना, जितनी भी
ऐसी संख्याएं हैं जो पूर्ण वर्ग संख्या है, और अगर वो वर्गमूल के अंदर है तो वो सारी की सारी संख्या अपने आप में क्या बन जाती है, परिमेय संख्या बन जाती है। लेकिन अगर कोई ऐसी संख्या नहीं है जो पूर्ण वर्ग हो, तो वो सारी की सारी अपरिमेय संख्या होती है। समझ आया? ठीक है, परिमेय संख्या हमने जाना ही था, लेकिन अभी परिमेय संख्या में हम लोग जो है एक बार और पढ़ेंगे थोड़ा सा। ठीक है, तो जब तक ये संख्या कंप्लीट करते हैं उसके बाद परिमेय संख्या आपको अलग से मैं समझाऊंगा, परिमेय संख्या के बारे में थोड़ी सी और चीजें। देखो, अपरिमेय संख्या के बाद नेक्स्ट जो इस चैप्टर का नाम है वो है वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्या। और इसके बाद ये परिमेय, ये जो हमने अपरिमेय संख्या देखी, रूट में √2, मतलब रूट का मतलब वर्गमूल, वर्गमूल 3, वर्गमूल 2, वर्गमूल 5, इनको सोल्व कैसे करते हैं, इनकी वैल्यू कैसे आती है, ये भी आगे हम जानेंगे। ठीक है, चलो अगली संख्या है वास्तविक संख्या है। देखो, दुनिया में जितनी भी संख्या होती है ना, दुनिया में जितनी भी संख्या होती है वो सारी की सारी सबका टोटल जो है वो वास्तविक संख्या होती है, सिर्फ एक संख्या को छोड़कर। एक संख्या को छोड़कर बाकी सभी संख्याओं का टोटल वास्तविक संख्या होती है। ठीक है, और वो जो संख्या हमने छोड़ी है वो हम 11वीं क्लास में पढ़ेंगे, 11वीं क्लास में, उसका नाम होता है काल्पनिक संख्या। इन काल्पनिक संख्याओं को छोड़ के दुनिया में जितनी भी संख्या है वो सारी की सारी वास्तविक संख्याओं के अंदर आती है। काल्पनिक संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर या फिर काल्पनिक संख्या। देखो, वास्तविक संख्या जो होती है ना, वो अगर मैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को एक साथ मिक्स कर दूं, दोनों को एक साथ मिला दूं, तो बन जाती है हमारे पास वास्तविक संख्या। मतलब वास्तविक संख्या जो है इन दोनों का टोटल होता है, परिमेय और अपरिमेय का टोटल होता है वास्तविक संख्या। देखो, कभी कभी जो है ना एक एक नंबर में क्वेश्चन आता है, एक एक नंबर में ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है कि अगर परिमेय और अपरिमेय संख्या को अगर हम कुल जाने, उनका टोटल जो होता है, उनका टोटल क्या होता है, वास्तविक संख्या। ये भी होता है कि अगर हम वास्तविक संख्याओं में से अगर परिमेय संख्याओं को हटा दें तो कौन सी संख्या बचेगी, तो वास्तविक संख्याओं में से अगर आप परिमेय संख्या हटा दो तो क्या बचेंगी, अपरिमेय संख्या। अगर वास्तविक संख्याओं में से अगर हम अपरिमेय संख्या हटा दें तो कौन सी संख्या बनेगी, परिमेय संख्या। ठीक है, तो ये एक एक नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, अगली संख्या की बात करें तो अगली संख्या आपको बहुत अच्छे से पता है, वो छोटी छोटी संख्याएं जो आप स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, 5वीं 6वीं से वो संख्याएं पढ़ते आ रहे हैं। देखो, इसमें अगर मैं बात करूं तो अगली संख्या है सम संख्या। हम सबको पता है सम संख्या कौन सी होती है। सम संख्या वो होती है जो दो के पहाड़े से भाग हो जाए, जो दो के पहाड़े से पूरी तरीके से भाग हो जाए, पूरी तरीके से विभाजित हो जाए, तो वो क्या होती है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, ऐसे करके 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ये सारी जो संख्या होती है वो क्या होती है, सम संख्या। सम संख्या का मतलब ऐसी संख्या जो दो के पहाड़े से पूरी तरीके से भाग हो जाती है। अगली संख्या है विषम संख्या। विषम संख्या, विषम संख्या का मतलब है कि ऐसी संख्या है, इसका उल्टा है, बस इसका उल्टा है, इसका रिवर्स है। वो क्या है कि विषम संख्या का मतलब है जब कोई संख्या दो के पहाड़े से पूरी तरीके से विभाजित नहीं हो, पूरी तरीके से भाग ना हो। जैसे इसके ये भी कह सकते हैं कि इसके बीच की जितनी भी संख्या होती है, ऊपर वाले के बीच की जितनी भी संख्या होती है जो हमने नहीं लिखी, वो सारी संख्या क्या हो जाएंगी, विषम संख्याएं। जैसे 1, 3, 5, 7, एक एक करके जो गैप होगा वो सारी संख्या जो होती है विषम संख्या है। अब अगली संख्या की अगर मैं बात करूं तो वो है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, देखो जैसे इसके ही नाम में है अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या का मतलब ऐसी संख्याएं जो भाज्य ना हो। अभाज्य का मतलब ऐसी संख्याएं जो भाज्य ना हो। भाज्य का मतलब पता है, भाज्य का मतलब होता है भाग होना। अगर कोई संख्या किसी से दूसरे से भाग हो जाती है तो उसे बोलते हैं भाज्य संख्या। अगर कोई संख्या दूसरी संख्या से भाग ना हो तो उसे बोलते हैं अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या का मतलब यह है कि अगर ऐसी कोई संख्या जो अपने अलावा और वन के अलावा, मतलब अपने से भागो और वन से भागो, क्योंकि हमें पता है कि वन से सभी संख्याएं भाग होती हैं। वन से क्या होता है, एक से सभी संख्याएं भाग होती हैं। ठीक है, वन के अलावा अगर हम वन को एक तरफ रख दें तो ऐसी संख्याएं जो सिर्फ खुद जो है सिर्फ और सिर्फ अपने आप से ही भाग हो, जो संख्या अपने आप से भाग होती हैं उसे बोलते हैं अभाज्य संख्या। ठीक है, जैसे मैंने लिखा 2, एक नहीं होगी। ठीक है, एक भाज्य नहीं होती ना अभाज्य होती है। एक ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि एक जो है ना, किसी भी अभाज्य संख्या के कम से कम 2 गुणनखंड होने चाहिए। किसी भी अभाज्य संख्या के कम से कम क्या होता है, 2 गुणनखंड होने चाहिए। कम से कम नहीं, एग्जैक्टली 2 गुणनखंड होने चाहिए अभाज्य संख्याओं के। जैसे अगर मैं 2 की बात करूं, गुणनखंड का मतलब ये किस किस से भाग हो सकता है। 2 किस किस से भाग हो सकता है, एक तो 1 से हो सकता है और एक खुद से हो सकता है, एक 2 से हो सकता है। ठीक है, अगर मैं 3 की बात करूं
तो 3 किस किस से भाग हो सकता है? एक 1 से हो सकता है और एक 3 से हो सकता है। तो ऐसी संख्याएं जो खुद से और 1 से भाग हो, क्योंकि 1 से तो हमें पता है सारी संख्या भाग होती है, इसलिए हम सोचते नहीं है, ठीक है, इसलिए हमें सोचना भी नहीं है। तो हमें सिर्फ इतना सोचना है कि जो भी संख्याएं सिर्फ अपने आप से भाग होती हैं वो सारी की सारी क्या होती हैं? अभाज्य संख्याएं। और एक को अभाज्य संख्या के अंदर इसलिए नहीं रखते क्योंकि एक का सिर्फ एक ही गुणनखंड है, वो भी एक सिर्फ एक से भाग होता है, दो से मतलब किसी और संख्या से भाग नहीं होता, इसलिए अभाज्य संख्या की कैटेगरी में नहीं रखते, क्योंकि अभाज्य संख्या के अंदर कम से कम 2 गुणनखंड होने चाहिए इसीलिए, ठीक है। लेकिन आपको मोटा मोटा ये याद रखना है कि अभाज्य संख्या का मतलब होता है कि ऐसी संख्याएं जो सिर्फ खुद से भाग हो, ठीक है, अपने आप से भागो और किसी भी संख्या से भाग ना हो, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये सिर्फ खुद से भाग होती है और किसी से भी भाग नहीं होती। अगली संख्या की अगर मैं बात करूं तो वो होती है भाज्य संख्याएं। इसी का उल्टा भाज्य संख्या का मतलब ऐसी संख्याएं जो सिर्फ और सिर्फ अपने आप से तो डिवाइड हो ही और दूसरे से भी डिवाइड हो जाए, अपने आप से भी डिवाइड हो और दूसरी संख्या से भी डिवाइड हो, तो ऐसी संख्याओं को बोलते हैं हम लोग, ऐसी संख्या को बोलते हैं भाज्य संख्याएं। तो सबसे पहले कौन सी भाज्य संख्या आ जाएगी? 4। 4 जो है 4 से तो होता ही है, 2 से भी भाग होता है। इसके बाद अगर हम बात करें 6 2 से भी होता है, 3 से भी होता है और अपने आप से तो होता ही है। इसके बाद अगर हम बात करें 8, 9, 10, ये सारी जो संख्या होती है ये सारी क्या होती है? भाज्य संख्या होती है। एक चीज और याद रखनी है इसके अंदर, भाज्य अभाज्य के अंदर सबसे छोटी संख्या जो भाज्य होती है, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है? 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है? 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, देखो अभाज्य संख्या में दो ही एक ऐसी संख्या है जो सम है, अभाज्य संख्या में सिर्फ दो ही एक ऐसी संख्या है जो सम है। तो ध्यान रखना है कि सम अभाज्य संख्या सिर्फ एक ही होती है, वो क्या है? 2। बाकी जितनी भी अभाज्य संख्या होती है वो सारी की सारी क्या होती है? विषम संख्या होती है। ये क्लियर यहां तक? इसके बाद लास्ट अपनी संख्या है इसके अंदर सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या, देखो ये नाम से ये है, सह का मतलब होता है 2, 2 या फिर 2 से ज्यादा। कोई सी भी संख्या जब हम ग्रुप में रखते हैं, हमको जोड़े में रखते हैं, युगल में रखते हैं, जब भी संख्याओं को हम जोड़े में रखें और वो कैसे बने? अभाज्य बने। अभाज्य का मतलब वो दो संख्याएं इस तरीके से हमने रखी हो कि दोनों एक दूसरे को कभी भी पूरी तरीके से भाग ना करें। वो दो संख्या कैसे हो? कभी भी एक दूसरे को अपने मतलब एक दूसरे जो संख्याएं होंगी वो दोनों एक दूसरे को कभी भी एक दूसरे को पूरी तरीके से भाग ना कर पाए, तो ऐसी संख्या होती है सह अभाज्य संख्या। जैसे जितनी भी सम संख्या और विषम संख्या आप देखोगे, जितनी भी सम संख्या और विषम संख्या देखोगे, सारी की सारी सह अभाज्य बनाती हैं, चाहे कहीं से, चाहे साथ साथ ले लो, चाहे क्रमागत ले लो या फिर दूर दूर ले लो। जैसे मैंने लिखा 2 और 3, 3 और 4, एक सम संख्या और एक विषम संख्या, एक सम संख्या और एक विषम संख्या, साथ साथ वाली संख्या क्या होती है? क्रमागत संख्या, जिनमें एक एक नंबर का गैप है। जैसे 2 3 में एक का गैप है ना, तो मतलब कोई भी गैप नहीं, एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं। तो जितनी भी संख्याएं होती हैं जब एक साथ जुड़ी होती हैं वो सारी की सारी क्या होती है? क्रमागत संख्याएं होती हैं। तो एक सम संख्या और एक विषम संख्या, ये पेयर किसका बनाती है? सह अभाज्य संख्या का। लेकिन दूर दूर भी हो सकती है, जैसे मैंने यहाँ पे 3 लिखा, बाहर कहीं पे भी 16 लिख दो, मैंने 3 लिखा तो आप 11 लिख दो, जरूरी नहीं है। एक सम एक विषम भी हो सकती है और दोनों विषम भी हो सकते हैं, लेकिन दोनों सम होंगे तो चलेगा नहीं, दोनों सम तो फिर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 3 11, 3 19, 3 23, कहीं से भी ले लो, बस एक दूसरे को भाग ना करें। एक दूसरे को भाग नहीं करेंगे तो वो संख्या कैसी हो जाएगी? सह अभाज्य संख्या, ठीक है। तो ये थी एक संख्याओं के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, ठीक है। चलो एक और संख्या रहेगी, लेकिन अभी मैं आपको वो कंप्लीट करा दूं। परिमेय संख्या, देखो अगर हम परिमेय संख्या की बात करें, अगर हम परिमेय संख्या की बात करें तो परिमेय संख्या अभी हमने सीखी। परिमेय संख्या कौन सी होती है? जितनी भी p बटे q मतलब अंश बटे हर या फिर भिन्न के रूप में होती है, वो सारी की सारी क्या होती है? परिमेय संख्या होती है, जब q की वैल्यू 0 नहीं हो। इसको हम ये भी बोल सकते हैं, आप पूर्णांक लिखो नहीं लिखो वो एक ही बात है, वो इसी के अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो जितने भी पूर्णांक होते हैं और जितने भी बटे वाली संख्या होती है वो सारी की सारी अपने आप में परिमेय संख्या होती है। जैसे मैंने बटे वाली कुछ संख्या लिखी, जैसे मैंने लिखा 3 बटे 2, 2 बटे 3, 22 बटे 7, ऐसी कुछ संख्या लिखी, ठीक है। ये सारी क्या है?
सारी परिमेय संख्या, जैसे मैंने आपको बताया कि जितनी बटे वाली संख्या होती है वो सारी की सारी क्या होती है, परिमेय संख्या है। और इसके साथ साथ क्यू की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। देखो इन सब में क्या है, क्यू की वैल्यू जीरो नहीं है, क्यू की वैल्यू जीरो नहीं है, और सारी अपूर्णांक संख्या है, तो ये सारी की सारी क्या बनी, परिमेय संख्या है। लेकिन वो सब क्या थी, अधूरी इंफॉर्मेशन थी आपके लिए। परिमेय संख्या में क्या होता है, बटे में संख्या होती है, लेकिन इसमें भी कुछ ऐसी होती हैं जो परिमेय होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो अपरिमेय बन जाती हैं। ठीक है, देखो कौन कौन सी होती है। जैसे आपने जो बटे वाली संख्या उसका आंसर निकाला, आपने बटे वाली संख्या का आंसर निकाला, जैसे मैंने 3/2 का आंसर निकाला तो इसका आंसर आया 1.5। ठीक है, मैंने 2/3 का आंसर निकाला तो इसका आंसर आया 0.6666666666 लास्ट तक चलता रहेगा। ठीक है, इनफाइनाइट टाइम्स तक चलता रहेगा। 22/7 का अगर मैंने आंसर निकाला तो ये आया 3.14267, ऐसे 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 करके चलता रहेगा। ठीक है, ये भी चलता रहेगा लास्ट तक, कभी खत्म नहीं होगा। ठीक है, देखो अब हमने बटे वाली संख्याओं के 3 रूप देखे। एक वो जो पॉइंट के बाद किसी संख्याओं तक खत्म हो जाता है, किसी संख्या पे पूरा पूरा खत्म हो जाता है। ठीक है, एक वो संख्या। एक ऐसी संख्या जो पॉइंट के बाद, क्योंकि जब आप भाग में कोई संख्या लिखी है ना, बटे में कोई संख्या लिखी है, इसका मतलब उसे डिवाइड तो हमें भाग तो करना पड़ेगा, लेकिन भाग करने के बाद कैसा कैसा उसका रिजल्ट आ सकता है, कैसा कैसा उसका आंसर आ सकता है। तो इस रूप में, इन तीनों रूप में से कोई भी एक आंसर हो सकता है उसका। ठीक है, तो दूसरा हमने रूप देखा, जैसे 0 पॉइंट में गया, लेकिन पॉइंट के बाद जो संख्या आ रही है इसमें वो एक जैसी संख्या है हर बार। ये जो हर बार जो लास्ट तक चल रही है, ये 6 6 6 6 6 हर बार एक जैसी संख्या आ रही है। तीसरा हमने देखा कि पॉइंट के साथ बाद वाली जो संख्या है इसमें अलग अलग संख्या है, इसमें पहले 1 4 2 6 अलग अलग तरीके से आ रही है। ठीक है, अनियमितता है इसमें एक तरीके से। तो अगर मैं बताऊं, पॉइंट के बाद अगर कोई संख्या खत्म हो जाए, पॉइंट के बाद अगर कोई संख्या खत्म हो जाए तो ऐसी संख्या को बोलते हैं शांत संख्या। ऐसी संख्या को बोलते हैं शांत संख्याएं बोलते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ पॉइंट के बाद अगर कोई संख्या इस तरीके से चल रही हो जो सेम टाइम पे रिपीटेटिव हो, मतलब सेम नंबर से उसका पुनरावृत्ति हो रही हो, रिपीटेशन हो रही हो, तो जैसे 0.666 हमने 9th क्लास में सीखा था। तो ऐसी संख्या जो होती है जिनकी किसी संख्या की जिसमें पुनरावृत्ति हो, किसी एक संख्या नहीं, एक से ज्यादा संख्या की पुनरावृत्ति हो सकती है। जैसे मैं लिखूं कि अगर कोई संख्या ऐसे हो 272727, चाहे वो 2 डिजिट हो, 323 323, चाहे वो 3 करके एक एक साथ, मतलब ये जोड़े बना रहे हो, इस तरीके से बन रहे हो, सेम जो संख्याएं हैं उनका पेयर जो है बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार उनकी पुनरावृत्ति हो रही हो। तो ऐसी संख्या जो होती है ना, ऐसी संख्याओं को हम ब्रेक कर सकते हैं, जो कि हमने 9th क्लास में सीखा था। उसमें क्या कर सकते हैं, जैसे मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 0.6 लिख के ऊपर लगा दे बार का साइन। ठीक है, ये जो ऐसे लिखा है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 0.27 लिखे, क्योंकि 27 बार बार आ रहा है, जो भी संख्या बार बार आ रही है उसके ऊपर बार का निशान लगा दो, तो ये क्या होती है, खत्म हो जाती है यहाँ पे। तो जब भी इस तरीके से खत्म हो जाए तो इसको भी बोलते हैं परिमेय संख्या, और जो खत्म हो जाए वो भी क्या होती है, परिमेय संख्या। लेकिन अगर पॉइंट के बाद अगर कोई संख्या अनियमितता से चल रही हो, मतलब इररेगुलर उसके इंटरवल्स हों, अगर ये जैसे 1 4 2 6 8 7 5 इस तरीके से चल रहा हो, तो ऐसी संख्याओं को बोलते हैं अपरिमेय संख्याएं। ऐसी संख्या क्या बोल जाती है, अपरिमेय संख्याएं। समझ आया संख्या के बारे में? ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। ठीक है, आप इसको एक बार देखना, सीखना। ठीक है, फिर अगली क्लास में और आगे से सीखना अच्छे से। चलो।